हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग पीएससी मैथ्स का सेमेस्टर 3 का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वीव्यू के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 3 मेजर मैथ्स का क्लास है ये। उससे पहले आप लोगों का एक छोटा सा डाउट के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा कि क्या आप लोगों का एग्ज़ाम एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा या फिर अलग अलग डे पे जाना पड़ेगा। क्या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया गया है या फिर वही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप लोगों का एक ही पेपर पढ़ना है या ज़्यादा पढ़ना है। तो इन सबको आगे बताया जाएगा कंप्लीट। उससे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखा गया। ये टर्म क्या है इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बीएससी मैथ्स सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए 22 से 26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस है। तो एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जैसे भी बैठे हों अच्छे से ध्यान से बैठ करके वीडियो को देखेंगे ताकि मैं क्या कर रहा हूँ वो आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आए। और अपने अंदर के श्रोतापन को ज़रूर जगा लेंगे, अपने अंदर के सुनने वाले को जगा करके रखेंगे ताकि आपको मेरी बात दिल तक समझ में आए और वो चीज़ें क्लियर हो जाए जो मैं कह रहा हूँ। आपके अंदर जो भी आज भरा गया है उसको सबसे पहले खाली कर देंगे, क्योंकि खाली पेपर में लिखने से स्पष्ट पता चलता है। क्योंकि अगर पेपर पहले से ही गंदा है तो उसके ऊपर क्या लिखोगे उसका कोई मायने नहीं बनता है। वैसे ही मुझे आप लोगों का खाली दिमाग चाहिए ताकि आप अपने दिमाग में भरे पहले से चीज़ों को ना रखें। तो सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि जो क्लास की शुरुआत मैं कर रहा हूँ वो दिमाग के एक डॉट के साथ कर रहा हूँ कि दिमाग में एक डॉट हो सकता है कि क्या ये जो ऑनलाइन क्लास हम लोग का है क्या इसमें ऑफलाइन जैसी कंसंट्रेशन बन सकती है। यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्ड लिखा गया है और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो आप लोगों को कुछ देर में समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा कि क्या इसमें ऑफलाइन जैसी कंसंट्रेशन बन सकती है, क्या ऑफलाइन जितना फ़ायदा बन सकता है इस क्लास में। मैं इस डॉट पर आऊँगा, क्या ऑफलाइन जितना कंसंट्रेशन बनेगा क्या। इसको मैं बताना चाहूँगा कि ये कंसंट्रेशन और फ़ायदा बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक होने वाला है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्या 3 घंटे की मूवी देखते हैं क्या फेस टू फेस होता है। आपका जवाब यस या नो हो सकता है। आप लोग कहोगे नो। क्या 3 घंटे की मूवी देखते हैं फेस टू फेस होती है या फिर ऑनलाइन। जवाब आएगा कि सर ऑनलाइन देखते हैं। पर जब कोई मूवी ऑनलाइन बिना पलक झपके देख सकते हैं और बहुत अच्छे कंसंट्रेशन से देख सकते हैं तो मेरा मन 1 घंटे के लिए क्यों नहीं बैठेगा, जो मेरे लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। राइट। मैं डेफिनेटली क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, पर थोड़ी सी बात इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है। मैं क्लास को कुछ ही देर में शुरू करूँगा, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में यही चीज़ मिसिंग है कि बच्चा तो पढ़ता है पर एग्ज़ाम में लिख नहीं पाता है। सिलेबस तो कंप्लीट करता है पर एग्ज़ाम में आंसर लिख नहीं पाता है। और मैं इस बात को बैट कर सकता हूँ कि आप क्लास करें और एग्ज़ाम में बिना लिखे आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा आज तक किसी स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ है कि उसने जा कर के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को छोड़ा हो। आपके दिमाग में, हाथ में और ज़ुबान में हर चीज़ सेट हो जाएगी बिफोर एग्जामिनेशन। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर दूं कि आपका दिमाग, आपका हाथ और आपका माउथ, ये तीनों चीज़ को याद हो जाएगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम में क्या लिखना है। अगर माइंड काम नहीं करता है तो हाथ ऑटोमेटिक काम करेगा। मैंने एक छोटी सी बात कही कि क्या कंसंट्रेशन का लेवल वही हो सकता है। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि 150% वही हो सकता है। सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट होकर के बैठेंगे। और मैं जब बोल रहा हूँ फोकस के साथ बैठना, तो इसका मतलब है 3 तरह का फोकस। मेरा मतलब है 3 तरह का फोकस, तन, मन और धन। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला तन, मन
और धन। तन का मतलब आप लोगों को पता है कि ये बॉडी से रिलेटेड, बॉडी को ही तन कहा जाता है, माइंड और मनी। मैं क्लास को डेफिनेटली स्टार्ट कर रहा हूँ, पर यहाँ मैंने बोला कि तन, मन और धन, तीन तरह का फोकस के बारे में मैंने बात किया। याद रखिएगा, एक चीज़ जिसे आप मनी कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हिंदी में धन कहते हैं, और ये सबको चाहिए, पर ये आता कैसे है इसके ऊपर मैं आऊँगा। लेकिन एक छोटी सी बात, मैंने कहा तन, मन और धन, और धन उसके पास आएगा जिसका मन टिका हो। धन उसके पास आएगा जिसका मन टिका हो, और मन टिकने का मतलब होता है आपके कंसंट्रेशन से, आपके फोकस के लेवल से। क्योंकि दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान को आप लोग जानते होंगे, बिल गेट्स। उसने सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या बताया पता है? कंसंट्रेशन और उसका फोकस। और दूसरी चीज़ कि मन किसका टिकता है? जिसका तन टिका हो, जिसका बॉडी स्थिर होगा उसी का मन टिकेगा, और मन और तन के कॉम्बिनेशन से आता है यहाँ पे धन। मैं 2 मिनट लूँगा और क्लास को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा किसान नहीं हूँ जो बिना खेत को तैयार किए बीज को बो दे। क्योंकि अगर बिना खेत को तैयार किए बीज को बोया जाएगा तो डेफिनेटली वो बीज अच्छा तैयार नहीं हो सकता है, राइट। मैंने एक बात कहा कि धन उसके पास आता है जिसका मन टिका हो, और मन उसका टिकता है जिसका तन टिकता है। और आपने देखा होगा कि जब कोई साधु तपस्या करता है तो उसकी समाधि में सीधा बैठ जाता है, और ऐसा कभी नहीं होता कि वो कभी इधर देखता है तो कभी उधर देखता है। उसका ध्यान अपनी सांसों पे, अपने माइंड पे पूरी तरह से कंसंट्रेट करके रखता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। और तन अडिग हो जाएगा तो मन की औकात नहीं कि भाग सकेगा। अगर आपका बॉडी स्थिर बैठा है तो मन की औकात नहीं कि ये भाग पाएगा, और तन प्लस मन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे धन आता है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर अपना मन को और तन को क्रिकेट में टिकाया तो उसका धन वहाँ से आया, और आप लोग अपने मन को अगर पढ़ाई में टिकाते हो तो आपका भी धन यहाँ से आएगा। और एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ कि स्टूडेंट का या आप लोगों का सबसे बड़ा समस्या, आपका मन हमेशा इधर उधर भागते रहता है। और अगर आप लोगों में से कोई भी 1 मिनट तक भी माइंड शांत कर लेता है तो समझिए कि वो बहुत बड़े लेवल पे है। लेकिन आपके मन में कुछ ना कुछ हमेशा चलते रहता है, और जिसका परिणाम मैक्सिमम बच्चे असफल हो जाते हैं। इसके ऊपर कभी और डिटेल में बात करेंगे, पर सबसे पहले अपने तन और मन को सीधा कर लें। नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट रहें। अपने तन मतलब कि आपका बॉडी ज़्यादा हलचल ना करे, इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, राइट। और कंसंट्रेशन के साथ क्लास को अटेंड करें, और मन की औकात नहीं कि वो फिर भाग सकेगा। और मैं इस बात को बता दूं कि ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है 101% इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखेगी, बल्कि चीज़ें और भी अच्छी और बेहतरीन होंगी। और छोटी सी बात अंत में कहना चाहूँगा कि अगर मूवी 3 घंटे की कंसंट्रेशन से देखा जा सकता है, वेब सीरीज कोई सीरियल को रात रात भर जाग करके देखा जा सकता है, जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, जो आपके एंजॉयमेंट के लिए है, तो आपके बेटरमेंट के लिए ये मन क्यों नहीं टिकेगा 1 घंटा के लिए अपने क्लासेस के ऊपर। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद बीएससी मैथ सेमेस्टर, उसका हम लोग सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। वैसे ही आप लोगों को बताया गया है, राइट। यहाँ से देखिए सिलेबस सेमेस्टर 3 मैथ्स का। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को ना अब 2 पेपर कर दिया गया है। कितना पेपर है? 2 पेपर। सेमेस्टर 1 और 2 में आप लोगों ने एक एक पेपर पढ़ा है। अब आप लोगों का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है, क्योंकि वही 20 किलो उठा करके बॉडी खतरनाक नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जितना वेट को बढ़ा करके उठाया जाएगा जिम में जा करके, उतना स्ट्रॉन्ग बॉडी बनेगा। इसीलिए आप लोगों को पेपर को इंक्रीज किया गया है। मेजर 4 है
ऑनर्स नाम था इसका पहले, लेकिन अब मेजर कर दिया गया है और ये भी मेजर है। मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5। और एक छोटी सी बात कि एग्ज़ाम में जो आप लोगों को देना है जा कर के, वो 2 दिन देना पड़ेगा, 1 डे और ये सेकेंड डे, मतलब कि 2 अलग अलग दिन दे करके आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। जो मैथ्स का एग्ज़ाम है ना, मेजर 4 और मेजर 5 2 अलग अलग दिन लिया जाएगा। पैटर्न की बात करूं तो आप लोगों को भी पता है कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आप लोगों का होता है ईच पेपर, मतलब 100 मार्क्स का ये होगा और ये होगा। ऐसा नहीं कि 50 मार्क्स का ये और 50 मार्क्स का ये, राइट। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 75 मार्क्स का ये सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है, जो प्रत्येक 6 महीने में लिया जाता है। और 6 महीने में आप लोगों का 2 पेपर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसीलिए आप लोग अटेंटिव रहेंगे, राइट, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। आप लोग जानते हैं कि 25 मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज लेता है, अटेंडेंस इंटरनल एग्ज़ाम, इसके बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चंस रहेगा वो 1 to 9 रहने वाला है। एग्ज़ाम में 1 to 9 क्वेश्चंस रहेगा, राइट। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 1 में आप लोगों का 1 से लेकर के 5 तक 1-1 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 5 into 1 एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। क्वेश्चन 3 भी 5 मार्क्स का रहेगा। 1, 2 और 3 क्वेश्चन ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा प्रत्येक क्वेश्चंस। हर एक जो क्वेश्चन है ना वो 15-15 मार्क्स का रहेगा। इसमें आप लोगों का डिवीज़न भी मिल सकता है, ये क्या है आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि 6 क्वेश्चंस टोटल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 से 9 तक टोटल 6 क्वेश्चंस है, और 6 में मात्र आप लोगों को 4 अटेम्प्ट करना है, मतलब कि 15 चौक 60 मार्क्स का क्वेश्चंस आप लोगों का यहाँ लॉन्ग से रहेगा। और 1, 2, 3 से 5, 10, 15 मार्क्स, फिर 75 मार्क्स का क्वेश्चंस यहाँ से हो गया। और आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन जितना बताया जाएगा ना वो वहीं से आने वाला है, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में देख लिए होंगे कि जितना क्वेश्चंस लास्ट में कराया जाता है सब क्वेश्चंस वहीं से रहेगा आप लोगों का। तो उसके लिए किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कितना दिन में होगा, ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोगों के पास 2 पेपर है, मेजर 4 और मेजर 5। आप लोग देख रहे होंगे मेजर 4 और मेजर 5। हम लोग मेजर 5 स्टार्ट करने वाले मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो अपने नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट रहेंगे। तो देखिए मेजर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पेपर का मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ये क्या होता है सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। और आप लोगों को बता दें कि मल्टीवेरिएट कैलकुलस में समझने वाला चीज़ ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी का पार्ट्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मल्टीवेरिएट कैलकुलस होता क्या है, क्योंकि बिना चैप्टर को जाने सिर्फ टॉपिक को हम लोग नहीं जंप कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्क्रैच से देखेंगे। तो देखिए मल्टीवेरिएट कैलकुलस, मल्टी का मतलब क्या होता है, हम लोग एक एक टर्म को समझेंगे ताकि हम लोगों को पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाए। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन। एक से अधिक अगर कोई चीज़ रहता है तो उसको कहते हैं मल्टी, या फिर इसको कहते हैं 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक, राइट। तो मल्टी का मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक, और वेरिएट का मतलब हुआ वेरिएबल। वेरिएट का मतलब हुआ वेरिएबल। तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस का हम लोग एक एक टर्म हम लोग देख लिए कि किसका मतलब क्या होता है। तो ऐसा कैलकुलस जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसी को मल्टीवेरिएट कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस तो आप लोग पढ़ते ही आए हैं,
इससे पहले भी सेमेस्टर में कैलकुलस पढ़ना था डिफरेंशियल का। अब है मल्टीवेरिएट कैलकुलस, मतलब दो या दो से अधिक वेरिएबल रहेगा। और वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता है, वैल्यू जिसका चेंज होता है, राइट। जैसे एक्स वाई जेड ये सब क्या होता है, ये सब वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो इसको आप लोग डेफिनेशन में साथ में लिख लेंगे कि मल्टीवेरिएट कैलकुलस क्या होता है। तो देखिए, मल्टीवेरिएट कैलकुलस में एक से अधिक वेरिएबल के बारे में पढ़ना होता है, राइट। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा। कैलकुलस हम लोग एक एक चीज़ डिटेल में देखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मल्टीवेरिएट कैलकुलस डील करता है किसके बारे में, डील्स विथ फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल। ओके, तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है वो ऐसा फंक्शन के बारे में बताता है जिसमें हम लोग एक से अधिक वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन के बारे में। अभी तक आप लोग जितना भी पढ़े हो ना, वो सिर्फ एक वेरिएबल के लिए है जिसको सिंगल बोला जाता है। मल्टी का मतलब एक से अधिक। तो सिंगल वेरिएबल के बारे में आप लोग जानते हैं। तो हम लोग सिंगल के वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि कुछ भी एडवांस नहीं होता है, एवरीथिंग इज बेसिक। अगर बेसिक क्लियर है तो आगे का चीज़ कुछ वैसा होता नहीं है, लेकिन बेसिक नहीं क्लियर होता है आगे का चीज़ दिक्कत लगता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सिंगल वेरिएबल में हम लोग कैसे कर रहे थे। तो ये जो मल्टीवेरिएट कैलकुलस है ना, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, स्टार्टिंग आप लोग साथ में नोट्स भी लिखते चलेंगे। इसका जो स्टार्टिंग है वो मैरिज से होता है। यहाँ से जो बताया जा रहा है उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। मैरिज, अब यहाँ पे ये मैरिज कहाँ से आ गया, शादी का चीज़ यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्योंकि वेरिएबल एक से अधिक है, तो पहले क्या होता था ना कि जो पहले का ज़माना में शादी होता था, मैरिज होता था 100 साल पहले 50 साल पहले, उसमें जब भी लड़की को देखने के लिए आता कोई था, तो वो लड़का के घर से उसके फादर आते थे सिर्फ, राइट। तो पहले जब शादी होता था ना, तो लड़की को देखने के लिए उसके पिताजी आते थे, तब ये तैयार होती थी। इसमें लड़का नहीं आता था पहले के ज़माने में, राइट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बीतते गया और टेक्नोलॉजी बढ़ते गया। आप लोगों के पास फ़ोन आ गया, इंटरनेट आ गया, हर चीज़ आ गया। तो अब क्या होता है ना कि लड़की जो तैयार होती है वो सिर्फ फादर के आने से तैयार नहीं होती, राइट। वो लड़की क्या बोलती है कि हम तैयार तभी होंगे जब फादर तो आएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन लड़का भी आना चाहिए। क्योंकि बिना लड़का को देखे वो लड़की शादी कैसे करेगी, क्योंकि पहले तो कर लिया करती थी, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा संस्कार था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना फ्रीडम होता है। तो ये बोलती है कि हम तैयार तभी होंगे, रेडी तभी होंगे जब फादर है, हमको कोई मतलब नहीं है, बट उसके साथ उसका सन भी आएगा। क्योंकि जब तक हम सन को नहीं देखेंगे तब तक आई विल नॉट रेडी। अब ये जो टॉपिक अगर थोड़ा सा समझ गए ना, तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस का काम खत्म हो जाएगा यहीं पे। पहले क्या होता था कि लड़की तभी तैयार होती थी जब उसका फादर आते थे, यहाँ पे पहले का था। लेकिन टाइम बीतते गया, अब ऐसा नहीं होता है, अब फादर सन दोनों आना चाहिए, राइट। फिर क्या होता है कि फादर तो आते हैं, सन भी आते हैं, और यहाँ पे उसकी मदर भी आ सकती है। तो धीरे धीरे ज़माना चेंज हो गया है और सिचुएशन भी बदलते जा रहा है। तो लड़की क्या बोली कि हम तैयार तभी होंगे, क्योंकि अगर मदर के बारे में नहीं जानेगी तो वहाँ पे जा कर के लड़ाई हो सकता है बहुत ज़्यादा, राइट। इसीलिए ये बोलती है कि हम
इनके बारे में भी जानना चाहते हैं, तभी हम रेडी होंगे, क्योंकि बाद में अगर प्रॉब्लम होगा वहाँ पे जाने के बाद, लड़ाई झगड़ा, तो इसलिए ये सब आने लगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि पहले एक था कि उसके पिताजी आते थे, लड़की को देखते थे, पसंद आए, शादी हो गया, आगे का प्रोसेस होता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब कुछ समय बीतता गया तो ये बोलने लगी कि हमको लड़का को भी देखना है, अदरवाइज आई विल नॉट रेडी, हम आगे का प्रोसेस काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना देखे कौन करेगा शादी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है और अब आगे 3 ऑप्शन है। अब कुछ समय के बाद यहाँ से इसके फ्रेंड भी, फादर, सन, मदर, और ये लड़का का दोस्त भी आता है, फ्रेंड, ये सब तो बहुत सारा आ सकते हैं। लेकिन जो हम लोगों को पढ़ना है वो मात्र यहाँ तक पढ़ना है 2। अब ये है क्या कि फादर और सन पढ़ना है क्या? नहीं, हम लोग पहले क्या देखते थे कि सिंगल वेरिएबल में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अब आ गया मल्टी वेरिएबल। यहाँ से यहाँ तक कि ऊपर का जो बात बताया गया वो सिंगल वेरिएबल का था, और ये आ गया मल्टी वेरिएबल। इसमें क्या है कि यहाँ पे y तो रहेगा, लेकिन साथ में एक से अधिक वेरिएबल रहेगा, मतलब x भी रहेगा और z भी रहेगा। मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कोई 3 वेरिएबल हो सकता है, x, p और k। अंदर में तो कुछ भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि x, y, z, कुछ भी रह सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंगल वेरिएबल का और मल्टीपल वेरिएबल का, कि पहले देखिए कि लड़की और फादर, इसी से मैरिज हो जाता था, आगे का प्रोसेस का काम। लेकिन अब क्या होने लगा कि ये बोलने लगी कि हमको इसको देखना है तभी हम कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, ये वो हुआ। तो इसीलिए ये जो है ना, सो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? इसके ऊपर अगर ये दोनों आएंगे तभी ये तैयार हो रही थी, ये सब तीनों आएंगे तभी ये तैयार हो रहे थे। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसी प्रकार से यहाँ पर ये सेम टू सेम यही लड़की है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि फादर, मदर, सन तीनों आएंगे तभी हम तैयार होंगे। तो ये किसी के ऊपर डिपेंड है कि ये तैयार होगी तभी देखने के लिए लड़का लोग को, जब ये दोनों लोग आएंगे, ये तीनों लोग आएंगे, या फिर 4-5 जितना भी आएंगे, तो ये किसी ना किसी के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ है नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल ये सब के साथ वेरिएबल है। यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है, यहाँ पे y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इधर देखिए, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। तो देखिए, मल्टी वेरिएबल में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का केस भी देख लिए, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी केस देख लिए। ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके अंदर 3 वैल्यू है जो इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर भी देख सकते हैं कि एक ही डिपेंड कर रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कभी ये फादर, सन, मदर, ये सब कोई आ रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिंगल वेरिएबल में क्या था और मल्टी वेरिएबल में क्या था। कुछ नहीं था, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू बढ़ गया। अब हम लोग पूरा डिटेल में स्टार्टिंग से देखते हैं कि सिंगल वेरिएबल का डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जो बड़ा बड़ा चीज़ को सॉल्व करने में आप लोगों को हेल्प करेगा। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट लिख चुके होंगे, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे आप लोग हेडिंग बनाइएगा, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट, कंटिन्यूटी
और कुछ छोटा छोटा टर्म क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल अभी हम लोग देखें किसको बोलते हैं, जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस प्रकार से होता है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट, ये जो x हम लोग इसके अंदर जो भी चीज़ डालते हैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है और इसको डिपेंडेंट बोला जाता है। जो वैल्यू आता है डिपेंड करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं इसीलिए इसको इनपुट भी बोला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इनपुट कर रहे हैं। और इसको बोला जाता है आउटपुट, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकल रहा है। तो सिंगल वेरिएबल का केस कुछ इस प्रकार से होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी को फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बोला जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देख चुके हैं, बट फिर से हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग वैल्यू को डालते हैं और यहाँ से हम लोगों का क्या मिलता है, वैल्यू आता है, ये आउटपुट हम लोगों को मिलता है। और यहाँ से हम लोग इनपुट डालते हैं, x के जगह पे अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल है वन वेरिएबल का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है। देखिए x में सिर्फ है, जो भी आएगा ना वो x में है। तो यहाँ से हम लोग x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालने के लिए बोले, x इज इक्वल टू 0 पे निकालने के लिए बोले। देखिए x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 3 पे, 2 पे, ये सब पे हम लोगों को वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे जो x है ना वहाँ पे x के जगह पे क्या है 0, तो 0 डाल देना है। और 3 इंटू एक्स मतलब x के जगह पे क्या डाला गया है 0, तो 3 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा, राइट। फिर x के जगह पे 1 डालना है, मतलब इसके जगह पर इनपुट में f ऑफ 1, तो देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे x के जगह पे 2 डाल के देख रहे हैं तो अलग अलग चीज़ डाल रहे हैं तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि x का अलग अलग वैल्यू डालने पर y का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। ये देखिए 3 आया, 0 आया, 6 आया। तो जो भी हम लोग इनपुट डालते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन, डोमेन बोलते हैं। ये सब जो इनपुट डाले हैं 0, 1, 2, तो ये क्या है, डोमेन। जो भी किसी फंक्शन के अंदर डाला जाता है उसको डोमेन बोलते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिक लग रहा होगा, लेकिन ये सब चीज़ ना बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए सब कुछ बताया जा रहा है। डोमेन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, क्योंकि हम लोग इसमें इसी के ऊपर टोटली बात करेंगे, राइट। तो डोमेन का मतलब क्या, जो भी हम लोग फंक्शन के अंदर डालते हैं उसी को डोमेन बोलता है। तो इसमें हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, जो भी हम लोग इनपुट्स डालते हैं उसी को डोमेन बोलते हैं। उसके बाद जो भी ये आउटपुट आया है ना, यहाँ से देखिए 3 आया है, 0 आया है और 6 आया है, और भी चीज़ डालेंगे तो और आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज का मतलब जो भी वैल्यू आउटपुट आता है, यहाँ से लिख लीजिए रेंज में सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। और एक होता है कोडोमेन, एक होता है सिंगल वेरिएबल के लिए कोडोमेन। क्या होता है ये कोडोमेन, बस ये लास्ट टर्म है कोडोमेन।
तो ये क्या होता है ना कि जिस सेट के अंदर ये रेंज आता है उसी को बोला जाता है कोडोमेन। द सेट इनटू विच, ऐसा सेट जिसमें ऑल आउटपुट ऑफ फंक्शन का ऑल आउटपुट आता है उसी को बोला जाता है कोडोमेन। इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि रेंज, कोडोमेन और डोमेन का क्या मतलब है। देखिए फंक्शन क्या था 3x, ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया है क्योंकि फंक्शन दो सेट के बीच में डिफाइन किया जाता है, एक सेट A है और एक सेट B है। ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A टू B। अब इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि एक फंक्शन है जो A से B के बीच में डिफाइन किया गया है, राइट। यहाँ पे A में क्या है -1 0 1, यहाँ पे आगे बढ़ेगा, इधर क्या है 0 -1 -2 -3। तो यहाँ पे 0 डाले तो 0 आया, क्योंकि 0 डाले तो 0 आया था। -1 डाले तो -3 आया, -1 डाले तो -3 आया, और 1 डाले तो 3 आया। तो ये जो सेट A है ना, इसको बोला जाता है डोमेन। और ये जो सेट B पूरा का पूरा है, इसको बोला जाता है कोडोमेन। और जो भी आउटपुट आया, यहाँ पे देखिए 3 आया है, 0 आया है और -3 आया है, तो ये सब जो है ना, इसी को बोला जाता है क्या, रेंज। क्योंकि आउटपुट यहाँ पे हम लोगों का सिर्फ यही आ रहा है, देखिए 1 तो नहीं आया, 2 तो नहीं आया। इस फंक्शन के लिए कुछ भी डाल करके देखिए यहाँ पे इंटीजर में, तो इसमें कभी भी 1 2 ये सब नहीं आ रहा है, ये सब खाली रह गया। तो ये जो पूरा का पूरा है उसको कोडोमेन बोलते हैं, लेकिन जो आउटपुट आया है उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज ये, कोडोमेन ये और डोमेन ये। फंक्शन को डिफाइन किया जाता है ए से लेकर के बी तक। तो ये बहुत सी छोटी छोटी बातें थी जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी। अब देखते हैं कि सिंगल वेरिएबल के लिए, एक वेरिएबल के लिए, उसके बाद तो डबल में हम लोग चलेंगे ही। तो सिंगल वेरिएबल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि लिमिट क्या होता है। लिमिट फॉर सिंगल का मतलब 1 वेरिएबल के लिए लिमिट क्या होता है, इसको हम लोग, आप लोग नया टॉपिक बनाइएगा कि लिमिट क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप लोग लिख लिए होंगे। लिमिट का मतलब होता है ना स्टडी ऑफ नेबरहुड। दुनिया का कोई भी इंसान हो, जिस भी घर में रहता है ना, उसका नेबर जरूर होता है, अड़ोस पड़ोस के लोग जरूर होते हैं। तो लिमिट भी ना स्टडी ऑफ नेबरहुड है। क्या है, स्टडी ऑफ नेबर्स, मतलब बगल वाले का पढ़ाई है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये एक रियल नंबर लाइन होता है। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी स्टार्ट करेगा तो उसका सेमेस्टर 8 तक जो कॉन्सेप्ट बनेगा और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बनेगा वो बहुत खतरनाक लेवल का बनेगा। समझ गए ना। कुछ लोगों को लगता है कि सेम 1 अच्छा नहीं गया, सेम 2 नहीं गया, तो आगे हम लोग फिर अच्छा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप लोग अगर अभी से स्टार्ट करते हैं तब भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा लेवल का चला जाएगा। ठीक है। क्या आप लोग एक चीज़ सुने होंगे, रिद्धि और सिद्धि, जो बाहर में घर के लगाया जाता है। रिद्धि का मतलब होता है मेथड। रिद्धि जो आप लोग देखते हैं, रिद्धि सिद्धि, उसमें रिद्धि का मतलब होता है मेथड। अगर मेथड सही है तो सिद्धि अपने आप मिलेगी, और सिद्धि का मतलब होता है सक्सेस, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को किस मेथड पे चलना है ये आप लोगों को पूरा बताया जा रहा है। आगे भी पूरा डिटेल में बताया जाएगा। ये तो छोटा सा चीज़ है, जो बहुत सारा चीज़ है जो आप लोगों को जानना है, ताकि आप टोटली अपने आप को एक्सप्लोर कर सको। क्योंकि स्टूडेंट को एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता है,
उसका रियल पोटेंशियल को खोलने का काम आज तक नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर का लाइन होता है, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, -1, -2 और -3। राइट, आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे ध्यान दीजिए। x इज इक्वल टू 2 कौन है, ये वाला x इज इक्वल टू 2 है। और हम लोग लिमिट में पढ़ते क्या है, नेबरहुड के बारे में पढ़ते हैं, आपके घर के अगल बगल वालों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर 2 है उसका भी कोई ना कोई नेबर है। तो देखिए, आप लोग बोलोगे कि 2 का नेबर 2 है, एक 3 है और एक 1 है, एक तरफ 1 है और दूसरे तरफ 3 है। लेकिन हम बोले कि इसका जस्ट बगल में नेबर है क्या, तो ऑब्वियस ही है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, मतलब इसके जस्ट बगल में भी नेबर हो सकता है। 3 तो हो ही सकता है, लेकिन एकदम जस्ट बगल में बोलें तो इसके जस्ट बगल में ये होगा और इसके जस्ट बगल में ये होगा। तो x इज इक्वल टू 2 के जस्ट बगल में जो ये होता है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ से 2 से थोड़ा सा कम जाएंगे ना तो कोई ना कोई नंबर होगा, 2 से 1 कम जाएंगे तब यहाँ पे आएंगे, 2 से 1 ज़्यादा जाएंगे तब यहाँ पर आएंगे। लेकिन 2 से एकदम जस्ट कम 1.9 भी तो होगा, और यहाँ से 2.1 कहीं होगा, लेकिन इससे भी छोटा नंबर होता है जो एकदम जस्ट बगल में होगा। क्योंकि ये 2 से कम है, इसीलिए हम लोग इसको 2 से थोड़ा सा कम लिखते हैं। x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से 2 से कम है, इसीलिए 2 के ऊपर माइनस दे देते हैं, और यहाँ से 2 से ज़्यादा इसीलिए 2 के ऊपर प्लस दे देते हैं। राइट, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि x इज इक्वल टू 2 है, तो इसका कोई ना कोई 2 नेबर होगा। पहले हम लोग देखे कि 1 और 3 था, लेकिन इससे भी छोटा क्या इसके जस्ट बगल में है। तो 2 से अगर थोड़ा सा कम जाएंगे तो 2 माइनस, और 2 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 2 प्लस। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए 2 नेबर है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, आप लोगों का हाथ भी इधर होगा तो लेफ्ट हैंड, इधर राइट हैंड, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट नेबर, और इसको बोलते हैं राइट नेबर। तो हम लोग लिमिट फॉर सिंगल वेरिएबल में जानते हैं कि स्टडी ऑफ नेबरहुड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 2 का 2 नेबरहुड देखे, 2 से थोड़ा सा कम है और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर दूसरा क्वेश्चन हम ले और आपसे पूछें कि इसका नेबर क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 5 है, इधर कहीं 4 होगा, इधर कहीं 6 होगा, तो x इज इक्वल टू 5 का 2 नेबर कौन होगा, तो 6 और 4। लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर लिमिट पढ़ते हैं तो एकदम जस्ट बगल का नेबर पढ़ते हैं, तो एक जस्ट बगल का नेबर इधर होगा और एक इधर होगा। x इज इक्वल टू 5 का 2 नेबर होगा, एक ये साइड और एक ये साइड, तो ये साइड जो है वो लेफ्ट साइड है, इसीलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट नेबर। और ये जो साइड है ये इसका राइट साइड है, इसीलिए इसको बोलेंगे राइट नेबर। ठीक है, ये लेफ्ट नेबर और ये राइट नेबर। अब लेफ्ट नेबर है तो थोड़ा सा कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 के ऊपर थोड़ा सा माइनस लगा देते हैं, और यहाँ पे 5 के ऊपर थोड़ा सा प्लस लगा देते हैं। ये बताता है कि ये राइट नेबर है और ये लेफ्ट नेबर है। तो इसी के बारे में हम लोग लिमिट में स्टडी करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, तो देखिए लिमिट का जो सिंबल होता है वो आप लोग लिखिएगा। तो देखिए किसी भी लिमिट को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोट,
या फिर उसी को हम लोग कह लें सैम्बल उसका। कैसे जानेंगे कि ये लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं? तो लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं LIM के द्वारा। इसका मतलब लिमिट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LIM, x इज टेंडिंग टू a f of x इज इक्वल टू L, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x अगर a को टेंड करेगा, x जब a को टेंड करेगा तो फंक्शन का वैल्यू L होगा। फंक्शन का लिमिट L होगा जब x a को टेंड करेगा। और यहाँ पे जो L जो भी आएगा ना वो कोई नंबर में आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिमिट x इज टेंडिंग टू 5, फंक्शन की जगह पे कुछ भी रह सकता है x प्लस 5। तो यहाँ पे जो L का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे कोई नंबर होगा। तो x इज टेंडिंग टू 5 मतलब x का वैल्यू 5 पुट करना है। एग्जैक्ट 5 नहीं है लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 5 पुट करते हैं। तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी L आता है ना वो एक नंबर होता है। दूसरा एग्जांपल देखें तो लिमिट x अगर 2 को टेंड करेगा तो x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से देखिए x इज टेंडिंग टू 2 मतलब x का वैल्यू 2 पुट करना है। तो यहाँ से 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 5। तो देखिए यहाँ पे जो भी आएगा ना वैल्यू वो सब L नंबर होगा, कोई ऐसा नहीं कि कोई वेरिएबल में होगा। तो अब हम लोग लिमिट का डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आखिर लिमिट तो हम लोग समझ लिए लेकिन लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है वो भी ज़रा बता दीजिए, राइट। तो यहाँ से देखिए कुछ नहीं है, जो बताया गया है उसी को हम लोग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे पता है कि नंबर L, एक नंबर L को ही L इज सेड टू बी आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट। ए नंबर L इज सेड टू बी लिमिट ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का लिमिट कहेंगे, वही ना है आगे कि एक नंबर L को इस फंक्शन का लिमिट कहेंगे कब? एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a अगर लिमिट x इज टेंडिंग टू a मतलब x a की तरफ जाएगा तब f ऑफ x का जो लिमिट होगा वो L होगा। यही है कि एक नंबर L को ही लिमिट ऑफ फंक्शन कहेंगे जब x इज इक्वल टू a पे कुछ इस प्रकार का कंडीशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इफ x है सो a की तरफ जाएगा, x है वो a की तरफ जाएगा, देन f ऑफ x टेंड्स करेगा टू L। x है सो a की तरफ जाएगा ना तो फंक्शन का वैल्यू वो टेंड करेगा L की तरफ, मतलब फंक्शन का वैल्यू L को अप्रोच करेगा, L की तरफ भागेगा। ये जो लिखा गया है उसका यही मतलब है। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट क्या था इसका भी कॉन्सेप्ट और इसका डेफिनेशन और इसके साथ साथ सैम्बल भी देख चुके हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि क्या ये क्लास यूट्यूब पे कंटिन्यू होगा? तो देखिए आप लोगों का जो सिलेबस है वो 2 पेपर कर दिया गया है और सिलेबस लंबा है तो आप लोगों को डेली कंटिन्यूअस क्लास करना पड़ेगा। और यूट्यूब में कभी मन करता है तो कोई बच्चा आता है, कभी मन करता है तो कोई बच्चा नहीं आता है। कभी देखने का मन हुआ तो देखा, कभी देखने का नहीं मन हुआ तो नहीं देखा। और वहाँ पे किसी बच्चे पे ध्यान भी नहीं दिया जाता है कि कैसा हो रहा है, उसका डाउट क्या है, उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। ये क्लासेस अब से पर्सनल ग्रुप में लिया जाएगा। तो आप लोग भी जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं
वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग नंबर देख रहे होंगे, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हेलो सर, हाय सर, मैथ क्लास के लिए। और आप लोगों का जो इसमें फ़ी है ना, बहुत ज़्यादा कम है, जितना आप एक महीने में भी ख़त्म कर देते होंगे। इसमें आप लोगों को मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 दोनों पेपर कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ में जिन भी स्टूडेंट का IRC पेपर है वो भी आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे उसमें भी फेल हो जाते हैं, राइट। इसीलिए आप लोगों के लिए IRC पेपर साथ में मेजर पेपर दोनों करवाया जाएगा। मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। और एग्ज़ाम में जो आप लोगों का क्वेश्चंस रहेगा, उसके लिए क्वेश्चंस मॉडल तैयार करेंगे और आप लोगों को उतना करके ही पूरा एग्ज़ाम में लिख देना है, राइट। तो जो भी बच्चे क्लास करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसके बाद आगे कांटेक्ट किया जाएगा आप लोगों से, आप लोगों को ज्वाइन कर दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उसके लिए भी क्लासेस रहेंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास उतना भी नहीं हो पाता है कि वो अफोर्ड कर पाएँ। लेकिन ये फ़ी बहुत ही कम रखा गया है। आप लोगों को 6 मंथ तक कंटिन्यूअस क्लास होगा, आप लोगों के एंड एग्ज़ाम तक। और इसमें आप लोगों का जेनरिक का पेपर भी करवाया जाएगा, राइट, जो आप लोगों का IRC में होगा। तो आप लोग यहाँ पर भी नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग ग्रुप में होंगे तो आप लोगों को वहाँ पर भी नंबर दिख रहा होगा, राइट। थैंक यू।